नमस्कार, आवाज़ देश के में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज 14 अगस्त है, यानी भारत के विभाजन की विभीषिका को याद करने का दिन। विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है? विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा किसने की? और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? विभाजन की त्रासदी झेलने वालों को रिफ्यूजी क्यों कहा गया? विभाजन के 75 वर्षों बाद विभाजन झेलने वाले परिवारों की क्या मनोस्थिति है? ये जो पॉइंटर्स के जरिए हमने बताया है, कहा है और आपने सुना है, विभाजन की त्रासदी उससे बहुत गंभीर विषय है और इस पूरे गंभीर विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे उन चेहरों के माध्यम से जिन्होंने उस पीड़ा को जाना है, समझा है, भुगता है। वो हमारे साथ हैं और इसके अलावा विशेषज्ञ भी हैं हमारे साथ। हमारे साथ स्टूडियो में कृष्णानंद सागर हैं, जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी हैं, सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के। आर के मल्होत्रा हैं, वो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभाजन की त्रासदी की पीड़ा को भुगतने वाले आर के मल्होत्रा जी हैं और जनता जनार्दन जो आप मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडियो में, उसमें वो तमाम चेहरे भी हैं जो इस पीड़ा को झेल कर हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान तो ऐसे पूरा मुल्क हुआ करता था उस दौरान और इनमें से बहुत सारे चेहरों को पता भी नहीं था कि ये बंटवारा क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या है। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब प्रधानमंत्री ने पिछले बरस घोषणा की कि विभाजन की विभीषिका को एक स्मृति दिवस के तौर पर 14 अगस्त को मनाया जाएगा, उसके मायने शायद उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वो जानने की कोशिश करेंगे। जो विशेषज्ञ मेहमान हैं, पहले उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। कृष्णानंद सागर जी हैं, लेखक हैं, इतिहासकार हैं और एक पुस्तक लिखी है, 4 खंड हैं जो इस पूरी विभाजन की विभीषिका पर है। कृष्णानंद जी, ये कहा तो ये जाता है आमतौर पर कि पुराने जख्मों को ज़्यादा कुरेदना नहीं चाहिए, दर्द देते हैं। तो जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की तो उससे दर्द सामने आया या फिर सच्चाई जो है वो सामने आई? देखिए, दर्द तो इतने वर्षों से चल ही रहा था, लेकिन उस दर्द की सच्चाई कभी सामने नहीं आई। तो जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही तो उसके बाद एक आशा जगी कि अब उस समय की सच्चाई जो है वो भी सामने आएगी। विभाजन पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो जो कुछ भी लिखा है वो सब सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके आधार पर लिखा। जो ज़मीनी स्तर पर सच्चाइयाँ थीं उन पर तो नहीं लिखा गया। गली में क्या हुआ, बाज़ार में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, सड़क पर क्या हुआ, रेल में क्या हुआ, काफ़िले में क्या हुआ, कैंप में क्या हुआ, लोग कैसे दर दर भटके, कैसे अपनों को खोया। तो इसलिए जब प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही तो एक आशा जगी कि भाई अब एक ऐसा समय है कि जब सरकार को भी ये अनुभव हो रहा है कि ये सब सच्चाइयाँ सामने आनी चाहिए। दूसरी बात यह है, कोई भी समाज हो, वो समाज तभी तक जीवित रहता है जब तक उस समाज का इतिहास उस समाज को ज्ञात हो। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो समाज क्रमशः नष्ट हो जाता है। तो अपने समाज को, अपने राष्ट्र जीवन को अगर हमने आगे चलाना है तो फिर इस इतिहास को चाहे कितना भी त्रासदीपूर्ण हो, कितना भी कष्टपूर्ण हो, इस इतिहास को याद रखना बहुत आवश्यक है और अपनी अगली पीढ़ियों को देना ये हमारा कर्तव्य है। अगली पीढ़ी भी यहाँ पर मौजूद है, उस पर जाऊँ उससे पहले
सच्चिदानंद जी यहाँ पर मौजूद हैं। सच्चिदानंद जी, देखा ये गया है कि विषय जो है पुराने होते हैं, लेकिन उसको लेकर उतनी सुगबुगाहट अभी तक 75 वर्षों में नहीं हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर किसी विषय को छू लेते हैं या उसको लेकर कोई घोषणा कर देते हैं तो हलचल मच जाती है। हमने देखा कला जगत में भी ऐसा कुछ हुआ है और आपने खुद ने भी IJNCA ने भी इस विभाजन की त्रासदी को लेकर एक जो है प्रदर्शनी अभी लगाई गई। तो उस प्रदर्शनी को लगाने के पीछे क्या सोच रही है आपकी? देखिए, जब विभाजन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की कि विभाजन विभीषिका दिवस हम लोग इसको याद करें, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे समय में जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस समय ये बहुत ज़रूरी है जान लेना कि विभाजन की त्रासदी क्या रही, विभाजन की विभीषिका क्या रही। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब आप आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, 25 साल बाद आप स्वतंत्रता के 100 साल मनाएंगे, और जब 100 साल आप मना रहे होंगे उस वक्त वो पीढ़ी नहीं होगी जिसने भारत की आज़ादी का संघर्ष किया है, लेकिन ये युवा पीढ़ी होगी जो भारत को 100 साल में ले जाने वाली है। उसे दरअसल इतिहास का सही ज्ञान होना चाहिए। और हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि जब स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद काफ़ी साल तक इतिहास सही ढंग से लिखा नहीं गया। हम सब ने भी इतिहास की किताबों में जब भारत की आज़ादी का जिक्र पढ़ा है तो उसके साथ सिर्फ 2 या 4 लाइन में पढ़ा कि इसी के साथ भारत के तो 2 टुकड़े हुए और भारत और पाकिस्तान में बंट गया। उस समय त्रासदी क्या हुई, उस समय पूरी की पूरी गतिविधि क्या हुई, घटनाक्रम क्या हुआ, इन सारी बातों को जनता के सामने, विशेषकर युवा पीढ़ी के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। किसने छल प्रपंच किया, किसने उन सारे दस्तावेजों की कूट रचना की, किसने किस तरह से उन सारी चीज़ों का विभक्तिकरण किया जो कि एक अव्यावहारिक विभक्तिकरण था। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने 2 देशों का विभाजन तो किया, लेकिन ये असमान विभाजन था। पैरामीटर क्या था? एक राष्ट्र तो धर्म के आधार पर जाएगा और दूसरा राष्ट्र सेक्युलर होगा। ये पैरामीटर ही गलत है ना। देखिए, सेक्युलर और ये धर्म, पैरामीटर शुरुआत में था ये बाद में ट्विस्ट कर दिया गया? ये ट्विस्ट किया गया सिर्फ इसलिए कि देखिए, एक मुस्लिम लीग का इतिहास है जो 1930 के पहले से लगातार इस बात के लिए बार बार आग्रह करता रहा था कि हमको अलग देश चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए, और उसकी पूरी की पूरी संरचना थी। एक बहुत बड़ा आंदोलन है, हम सब उस इतिहास से परिचित हैं। लेकिन बाद में जब लॉर्ड माउंटबेटन को ये लगा कि अब सारी चीज़ें और सारी परिस्थितियां ऐसी होती जा रही हैं कि अब इन दोनों को साथ में रखने से अब बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश हुकूमत के अनुकूल नहीं रह पाएंगी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये विभाजन हो जाना चाहिए। और इसलिए फिर उन्होंने, जबकि 1 साल पहले आपको मालूम है कि भारत की आज़ादी का जो दिन तय किया था वो 1948 था, उसको प्रीपोन किया और उन्होंने कहा कि अब ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि भारत का जो है स्वतंत्रता हम 1947 में दे सकते हैं। आनंद फानन में उन्होंने 4 जून को एक बहुत बड़ी बैठक की, उसमें 2 जून को बैठक की और 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब 4 जून 1947 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो माउंटबेटन के पास इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं थे कि लोग इतनी जल्दी इन सारी चीज़ों से कैसे अपने आप को बैठा पाएंगे तालमेल। आप समझिए, ये पिछली सदी का और शायद उसके बाद इस सदी का भी सबसे बड़ा मानव विस्थापन है। अनुमानतः 1,30,00,000 लोगों का विस्थापन इधर से उधर हुआ है। ऐसा कभी भविष्य में, भूतकाल में कभी हुआ नहीं, और उसके बाद के काल में आज तक इतना बड़ा विस्थापन नहीं हुआ। जी, यहाँ पर हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं RK मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, स्वागत है आपका। लेकिन ऐसी मांग जो त्रासदी झेलने वाले उस वक्त के लोग थे, जिनमें आप भी हैं, उन्होंने कभी सरकार से मांग की भी नहीं। क्यों नहीं की? और जब अब प्रधानमंत्री ने इस तरीके की घोषणा की है, उसके मायने क्या हैं आप लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है, आज की जनरेशन सवाल करती है, रिफ्यूजी बन के आप आए क्यों, वहीं क्यों नहीं रहे? और लेकिन लोग ये नहीं समझते कि जिस वक्त अभी जून 47 में भी जब हम लोग छतों पे सोते थे, तो हमारा जो मोहल्ले मुस्लिम आबादी के पास थे, वहाँ से मिट्टी के तेल के गोले बना के फेंके जाते थे और हमारे बिस्तरे जलते थे। इसलिए लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा। मतलब जुल्म शुरू हो गया था, ये जुल्म जून से ही शुरू हो गया था। उसके बाद स्टैबिंग केसेस वगैरह भी होने शुरू हो गए थे। तो दैट इज द रीजन कि व्हाई पीपल हैड टू लीव दैट लैंड, अपने घर छोड़ने पड़े। इतनी बड़ी त्रासदी हुई, यहाँ पर सच्चिदानंद जी कह रहे हैं कि विश्व में जितनी भी बड़ी त्रासदी हुई है, पलायन हुए हैं, उसमें सर्वाधिक विकट ये पलायन था, लेकिन उसका जिक्र नहीं होता है, उसका कोई याद करने का दिन नहीं तय किया गया,
ना केवल ना मनाने की कोशिश की गई। अब ये जो कोशिश की गई है उसका कुछ महत्व है? बात तो इसलिए है कि आज की जनरेशन को ये नहीं पता कि किस सर्कमस्टांसिस में इन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। अभी भी वो सोचते हैं क्यों छोड़ने, आप वहाँ क्यों नहीं रहे? वापस यहाँ क्यों आ गए? अरे भाई मजबूरी थी, मार रहे थे लोगों को, घरों से निकाल-निकाल के। शायद जितनी आप सत्यता बता रहे हैं वो उतनी सत्यता तो हमारी फिल्मों ने, हमारे सीरियल्स ने, हमारे किस्से कहानियों की किताबों ने बताया है और शायद यंगस्टर्स को पता भी है। क्या आपके जहन में भी इस त्रासदी को लेकर और जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है उसको लेकर कोई शंका है, कोई सवाल है? सर, मुझे लगता है कि जहाँ तक यदि कोई युवा इतिहास को पढ़ ले, तो इतिहास को पढ़ने के बाद वो अपने पूर्वजों पर ऐसा सवाल नहीं उठा सकता। अब जैसे विस्थापन का दौर आया, विस्थापन के दौर के समय में ही सर आपको जानकारी होगी कि उस समय काफ़ी बारिश हो रही थी और रेगिस्तान जैसे रास्ते थे, मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वो तो अच्छा था, गनीमत था कि दोनों तरफ से ट्रेन गुजर रही थी। 5-6 गाड़ियाँ रोज़ गुजरती थी और वहाँ से लोग अपना पलायन करते थे। लेकिन सर बहुत लोगों ने त्रासदी झेली है। मैं तो सहमत हूँ सरकार के इस फैसले से और मैं चाहता हूँ कि आज़ादी की जो भी बातें हैं वो एक युवा पीढ़ी को पता चले और आगे आने वाले दिनों में वो उसे याद रख सके। बेहतर जी, यहाँ पर एक युवा ने कहा कि गनीमत थी उस दौरान ट्रेन्स चल रही थी और ट्रेन्स की वजह से लोगों की आवाजाही हो रही थी। आप उस वक्त उस दौर में कहाँ थे, कैसी स्थिति में थे और उस स्थिति से निकलने के लिए आपको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी? मैं पाकिस्तान के छोटे से एक गांव थोड़ा में सा रहता पास। था जिसका नाम साऊवाल था, जो डिस्ट्रिक्ट झेलम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर सिर्फ 4-5 फैमिलीज हिंदुओं की थी। पार्टीशन के बाद में मुझे ये मालूम नहीं था कि पार्टीशन होता क्या है। मैं 10.5 साल का था, 10.5 साल। 10.5 साल का था। स्कूल की जब रैली निकली, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो मैंने भी जिंदाबाद शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर फुसफुसाहट ये होने लगी कि हमारी, क्योंकि फैमिली सबसे संपन्न परिवार था, हमारे गांव के लोगों ने आके बताया कि आसपास के गांव के लोग जो हैं वो आपके ऊपर अटैक कर देंगे, इसलिए आप यहाँ से कोशिश करके निकल जाइए। तो इसलिए हमें भी ये महसूस हुआ कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है। वहाँ पर हमारे गांव में एक मुसलमानों के पीर होते हैं, उन्होंने कहा कि आप हमारे घर पर आकर आ जाइए जब तक आप यहाँ से सेफली निकलते नहीं हैं। जी तो उन्होंने अपने घर में हमें 1 हफ्ता रखा, पीर साहब ने। जी। उन्होंने कहा मेरे घर के ऊपर कोई भी मुसलमान अटैक नहीं कर सकता। 1 हफ्ते के बाद पिंडानन खान डिस्ट्रिक्ट झेलम का एक तहसील थी, वहाँ पर हिंदुओं को कैंप लगाए गए। वहाँ से मिलिट्री के ट्रक आए हमें ले जाने के लिए। किसी ने हमारे पिताजी को कहा कि जो आपके पास पैसा और सोना है ये बलोच मिलिट्री आपसे छीन लेगी, सारा पैसा आपसे छीन लेगी, आप सेफली जाइएगा, या तो पैसे को छोड़ जाइए या ऐसा छुपा के ले जाइए ताकि आपसे छीने नहीं। जितना पैसा था हमारे पिताजी ने अपने एक मित्र के पास रख दिया। उससे ये कहा गया कि अगले दिन हमारे कैंप में आके ये दे जाना। जब हम लोग कैंप में पहुँचे तो पिताजी ने अपने और रिश्तेदारों से बात करी। उन्होंने कहा कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। हमारे पास उस समय 50,000 रुपये कैश और 5 किलो सोना था। अगले दिन सुबह ही उनका मित्र जो है वो घोड़े के ऊपर 1 महीने का राशन लाद के और वो सारा पैसा हमारे पिताजी को दे गए। अच्छा। हम लोग कैंप में 15-20 दिन रहे। वहाँ से 3 गाड़ियाँ चली। एक गाड़ी जो है पहली वाली सरदारों की चली जिसमें जगह थी, लेकिन पिताजी ने कहा कि सरदारों के ऊपर सबसे पहले अटैक पाकिस्तान में सरदारों के ऊपर हुआ करता था, तो उसमें हम लोग नहीं आए। दूसरी गाड़ी में हमको जगह नहीं मिली। जब तीसरी गाड़ी में बैठे तो वो गाड़ी क्या थी, ओपन माल गाड़ी के डब्बे थे जिसमें गन्ना लोड करके भेजा जाता है, उस तरह के ओपन वैगन थे। एक वैगन में 100 से 150 आदमी बिठा दिया गया। 3-3.5 हज़ार आदमी टोटल बैठे हुए थे।
हमारी ट्रेन 23 सितंबर को सुबह पिंडान खान से चली और शाम तक एक कामों की स्टेशन है गुजरांवाला और लाहौर के बीच में, वहाँ पर आके रुकी। सारी रात वहीं रुकी रही। रात को हमें ये महसूस होता रहा कि कुछ लोग जो है ट्रेन को देखते हुए आगे जा रहे हैं, उनके पास हथियार हैं। वो आगे सिग्नल पर जाके बैठ गए। अगले दिन सुबह गुजरांवाले से पुलिस आई। उन्होंने कहा आपके पास जो भी हथियार हैं आप यहाँ छोड़ जाइए, क्योंकि आप हिंदुस्तान इनको नहीं ले जा सकते। सब हमारे लोग हमारे से हथियार ले लिए गए। हमारे साथ बलोच मिलिट्री थी। हथियार लेने के बाद में उन्होंने ये कहा कि आगे हमें डर है कि आगे मॉब बैठा हुआ है, उनको हम हटाने जा रहे हैं। उन्होंने हटाना क्या था, उनको बुला लाए, सिग्नल दे दिया। सिग्नल दे दिया कि अब आप अटैक कर सकते हैं। 3,500 के लगभग हमारी ट्रेन में टोटल यात्री थे। जब शुरू में उन्होंने सबसे पहले तो पैसा लूटना शुरू कर दिया। जितना है आपके पास जो भी है हमें दे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। पैसा लूटने के बाद में उन्होंने जवान लड़कियों को निकालना शुरू किए। 200-300 के बीच में जवान लड़की जो है उन्होंने निकाल ली। जब ट्रेन में बैठे हुए थे तो 2 मुसलमान आपस में बात करने लगे कि भाई तेरा बेटा कोई नहीं है, ये छोटा सा जवान अच्छा खूबसूरत लड़का है आपके लिए, हाँ, इसको बेटा बना लेना, इसको साथ ले चलो। तो मेरे पिता जी ने उसको कहा भाई इसको मारना मत, आप ले जाना चाहो बेशक ले जाओ। लेकिन बाय चांस मेरे पास मेरी जेब में उस समय एक पुरानी सी रिस्ट वॉच मुझे मिली थी, जो मैंने पॉलिश की डिब्बी में अपनी जेब में रख ली। मैंने उसको जो ले जाना चाहता था उसको बोला कि भाई ये पॉलिश की डिब्बी, ये मेरे पास घड़ी है, ये ले लो, मुझे छोड़ दो। घड़ी उसने लेने के बाद में जब वो जेब में रखने लगा तो एक औरत के जेवर देखे, उसने उस जेवर उतारने में लग गया। मुझे अपने छोटे चाचा जी ने बुला के अपनी छाती के नीचे छुपा लिया और ऊपर से पगड़ी खोल के ऐसे ऊपर डाल ली। उसके बाद में जब यंग लड़कियां चलेंगी, जवान लड़का जो भी ट्रेन से निकल के भागता था उसको बलोच मिलिट्री मार देती थी। ये सिलसिला लगभग सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चलता रहा। मेरे चाचा जी को भी तलवार से मारा और उनको उनकी तलवार का अगला पोर्शन जो है मेरे गर्दन के ऊपर भी लग गया, जो कि अब भी आप निशान देख सकते हैं, गर्दन के ऊपर है। ये छोटा सा निशान है। उनका सारा खून मेरी कमीज के ऊपर गिरता रहा। मैं नीचे छुपा रहा। मुर्दों के नीचे जो लोग छुपे थे सिर्फ वही बचे। फिर बलोच मिलिट्री को ये एडवाइस किया गया कि भाई इनको जो जिंदा बचे हुए इनको प्लेटफॉर्म पर ले आओ, इनको वहाँ हम मार देंगे। उनको मारने के लिए जब प्रोग्राम बना तो बाय चांस वहाँ से हिंदू मिलिट्री पास हो रही थी, तो उन्होंने हिंदू मिलिट्री स्टेशन पर आके हमें वो सारा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। यानी भारत की मिलिट्री थी, इस वजह से आप बच गए। मेरे चाचा जी का सारा खून मेरी कमीज पर गिरता रहा। मैंने वो कमीज उतार के फेंक दी। 24 घंटे तक मैं बगैर कमीज के रहा। जो डेड बॉडीज थी उनके ऊपर लिखा गया तोहफे टू हिंदुस्तान, पंडित नेहरू एंड महात्मा गांधी। हम लोगों को दूसरी ट्रेन में गुजरांवाले हॉस्पिटल में भेज दिया गया। गुजरांवाले हॉस्पिटल में जाने के बाद में मुसलमान डॉक्टरों ने जो ज़्यादा जख्मी थे उनको इंजेक्शन देके मारना शुरू कर दिया। ये आपको मैं जोड़ रहा हूँ कि मुसलमान डॉक्टरों ने भी हमारे ऊपर त्रासदी की है। कृष्णानंद जी उन लेखकों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले ये प्रयास किया, इस दर्द को जानने समझने का और लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। शायद कृष्णानंद जी आप भी इस दर्द से दो चार हुए, उस वजह से आपको लगा कि आपके जैसा दर्द दूसरों का भी है, उसको इस किताब के माध्यम से बांटा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। क्या ये जहन में चल रहा था आपके? मैं उस समय 6 वर्ष का था। मेरे पिताजी रेलवे में थे और उन दिनों यानी 1947 में वह कसूर स्टेशन पर थे, पोस्टेड थे।
जब विभाजन तय हो गया तो सरकार की ओर से सभी सरकारी कर्मचारियों को एक सर्कुलर गया था कि आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अधिकांश हिंदुओं ने हिंदुस्तान लिखा। तो एक अपेक्षा थी कि विभाजन के दिन यानी 15 अगस्त को या 15 अगस्त से पहले ही इन सब हिंदुओं की ट्रांसफ़र हिंदुस्तान में हो जाएगी। कुछ की हुई भी, लेकिन अधिकांश की नहीं हुई। रेलवे वालों की तो बिल्कुल ही नहीं हुई। 17 अगस्त को तक कुछ नहीं हुआ। जो गाड़ियां पीछे से आ रही थी लाहौर से कई दिनों से, वो सब गाड़ियां ही ऐसी आ रही थी, किसी में घायल हैं, कोई वहाँ कट गई थी, कोई वहाँ कट गई थी, कोई वहाँ कट गई थी। ये सब कसूर के रेलवे कर्मचारी सब रोज़ देख रहे थे। तो 17 अगस्त को सब लोग हिंदू जो थे इकट्ठे हुए स्टेशन पर ही और तय किया कि भाई क्या किया जाए, अभी तक ट्रांसफ़र ऑर्डर आए नहीं और ये तो हम भी मारे जाएंगे। तो फिर ये सब ने तय किया कि एक व्यक्ति जाए फिरोजपुर, यानी फिरोजपुर डिवीज़न, रेलवे डिवीज़न ऑफिस था, वहाँ जाए और वहाँ से और व्यक्तिगत रूप से सब लोगों के ट्रांसफ़र ऑर्डर्स लेकर आए। तो मेरे पिताजी का तय हुआ, वो वहाँ फिरोजपुर गए और वहाँ जाकर रेलवे अधिकारियों से काफ़ी उनका लड़ाई झगड़ा हुआ। डिविजनल ऑफिस में भी किसी को कुछ पता नहीं था क्या करना है। वो ट्रांसफ़र ऑर्डर क्या करते हैं। उसकी वजह वही है जो सच्चिदानंद जी ने अभी बताई कि बहुत जल्दबाजी में, जो 1 बरस बाद होना था, जो पार्टीशन या विभाजन, वो 1 बरस पहले हो गया। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। ये एक पक्ष हो सकता है। जी जी, इसका मुख्य कारण ये था, हमारे जो नेता थे वो अपने में कुछ भी स्पष्ट नहीं थे। इसमें अंग्रेज़ों को दोष नहीं देना चाहिए। अंग्रेज़ तो विदेशी थे, उनको तो करना था वो अच्छा देश बिगड़े, वो तो चाहते थे, इसलिए उनको दोष देना गलत है। क्या मैं बात अगर सही समझूं, उस वक्त के का जो नेतृत्व था, वो ये मानता था कि अब जब घोषणा हो ही गई है भारत और पाकिस्तान बनने की, अब द्वेष की, द्वंद्व की, लड़ाई झगड़े की, मारकाट की बात जो है वो ख़त्म हो गई है। क्या ये एक सोच उनकी रही, उस वजह से भी वो किंग कर्तव्य विमूढ़ नजर आए उस दौरान? नहीं, वो देखिए, अगर डिटेल में आप जाएंगे, वो तो किंग कर्तव्य विमूढ़ 1919 से ही थे। देश के इतिहास का उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया था, या किया था तो उन्होंने उसकी ओर देखने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि देश चलता है इतिहास के, शिक्षा इतिहास से मिलती है ना, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं। अब उस डिटेल में जाना इस समय संभव नहीं है, लेकिन उनकी जो मानसिकता बनी उसके कारण, वो देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, ये मंत्र रटा जाता रहा और ये 1919 से चालू हो गया। ये मंत्र चालू कहाँ से हुआ? तुर्किस्तान से। यानी जो खलीफा था तुर्किस्तान का, जिसका हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं, उस तुर्किस्तान के खलीफा को स्थिर रखने के लिए, उसको ना हटाया जाए, इसके लिए आंदोलन भारत में चला, खिलाफत आंदोलन। और कांग्रेस ने उस खिलाफत आंदोलन को अपना आंदोलन बना लिया। गड़बड़ यहाँ से चालू हो गई। तो खिलाफत आंदोलन जब कांग्रेस ने अपना बना लिया, तो वो जो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे, उनको वास्तव में उससे पहले 1919 से पहले उनको कोई पूछ नहीं रहा था। यानी मुसलमानों में से भी कोई नहीं उनको पूछ रहा था। तो उनको ज़रूरत पड़ी हिंदू सहायता की, और इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को, हिंदू नेताओं के नहीं, कांग्रेस नेताओं को संपर्क किया और कर और खिलाफत कमेटी में ये सारे नेता ही बन गए। और अल्टीमेटली हुआ ये कि कांग्रेस ने ही उस खिलाफत आंदोलन को अपना आंदोलन मान लिया। इसलिए 1921 का जो आंदोलन हुआ है, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं, वो असहयोग आंदोलन भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था। गांधी जी की आप आत्मकथा पढ़ो, उसमें ये साफ है
कि वो जो खिलाफत कमेटी की बैठक थी, गांधी जी उसके अध्यक्ष थे, तो मैं वहाँ बैठा बैठा सोच रहा था क्या किया जाए। ये खिलाफत जो है इसका समानार्थी हिंदी में शब्द कौन सा किया जाए वो सोचते रहे, तो करते करते आखिर में मेरे ध्यान में असहयोग शब्द आया। लेकिन ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को साथ में लाकर लाने की जो सोच थी गांधी जी की, वो इसलिए भी थी कि वो चाहते थे कि एक बड़ा तबका आज़ादी के इस आंदोलन में सहयोग करे, साथ आ जाए। सोच में कुछ दोष नहीं था। सोच में दोष नहीं था, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन था, एग्जीक्यूशन था, हम भी जानते हैं कि वो बहुत सफल आंदोलन तो नहीं था, और इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर हुई थी। दिक्कत यहाँ ये हो गई, जो मैं सबसे पहले बात कह रहा था, कि भारत में हिंदू नेतृत्व नहीं था ना, भारत में कांग्रेस नेतृत्व था। कांग्रेस एक आंदोलन है, एक दल है, वो नेतृत्व था, और वहाँ लेकिन शायद धर्म आपको के आधार याद पर नहीं था। होगा, जब जिन्ना ने मांग की थी अलग देश की, तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक हिंदू दल है और हिंदू दल के नेतृत्व में अगर एक देश चलेगा तो वहां पर मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। ये जिन्ना के कहने से क्या होता है, कांग्रेस के अंदर तो कई मुसलमान नेता भी थे और वो बात तक रहे, आपको भी मालूम है ये सारी तो चीजें। इसीलिए शायद सेक्युलर देश बना। इसीलिए ये गलती हुई ना कि जब आप जब एक बार धर्म, या तो आप धर्म के आधार पर दो देशों का विभाजन कीजिए, और या आप धर्म के आधार पर मत कीजिए। ये जो अल्पसंख्यकवाद है, अभी थोड़ी देर पहले इस शब्द का उपयोग हुआ था, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हुए क्योंकि वो तो धर्म के आधार पर देश है, तो वहां अल्पसंख्यकों की रक्षा करना पाकिस्तान का फर्ज था। वहां जितने हिंदू बचे, आप 1947 से लेकर आज 2022 तक के आंकड़ों का विवेचन कीजिए, वहां क्रमशः हिंदू घटते चले जा रहे हैं। 1990 के आसपास जिस तरह से हिंदुओं का पलायन हुआ है, आज भी दिल्ली में उन तमाम हिंदुओं की बस्तियां हैं और कितनी बुरी तरह से उनको वहां से भगाया गया है। जबकि भारत एक सेक्युलर देश होने के बावजूद आज 75 साल में भी अल्पसंख्यकवाद को बुरी तरह से पाल पोस कर बड़ा कर रहा है। आप किस तरह के विभाजन की बात कर रहे हैं और किस तरह का ये रैशनलिज्म है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो डायनामिक्स है, ये बहुत गलत डायनामिक्स है। मैं बार बार आपको समझाने की, मतलब हम लोगों को इस डायनामिक्स को समझना पड़ेगा। आज जब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की, इसलिए हम आज इस तरह से कम इस फोरम पर चर्चा तो कर पा रहे हैं। आज से 10 साल पहले क्या आप इस तरह की कल्पना कर सकते थे कि हम इस विषय पर चर्चा कर सकते थे? और अगर हम चर्चा नहीं कर सकते थे तो ये तथ्य कैसे सामने आते? आज देश की कई एक युवा पीढ़ी का, ये मैं इस बालक की तारीफ करता हूं जो आज सत्य कहने का साहस कर रहा है। बहुत सारे युवा आज इस बात को कहते हैं कि क्या जरूरत है गड़े मुर्दे उखाड़ने की, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। अगर ये सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो फिर ऐसा ही चलेगा तो हम और गर्त में जाएंगे, अगर हम तथ्यों पे नहीं जाएंगे। तो आपको तथ्यों पे जाना पड़ेगा। कृष्णानंद जी ने जो रिसर्च की है, या हमारे तमाम लोग जो इतिहास का संशोधन कर रहे हैं, या जिस तरह की ये जो आंखों देखी बयानी है, वो जब तक सामने नहीं आएगी तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि 75 साल पहले कितनी बड़ी भूल हमारे नेताओं ने, ब्रिटिश हुकूमत के नेताओं ने, पाकिस्तान के नेताओं ने मिलकर कितना बड़ा षड्यंत्र इस मासूम जनता के साथ कर। जी, अगर भूल हुई थी तो क्या ये भूल सुधार है इस दिवस को याद करना? युवा यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? सर, मुझे लगता है कि इतिहास को हम देख के सीख सकते हैं। पर देखिए, इतिहास को अगर पढ़ा जाए तो उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें हासिल होगी, और वास्तव में उस समय जो दर्द झेले उसको हम महसूस करके चलेंगे, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उस माहौल में ना पड़े, या चाहे उस परिवेश को ना झेलना पड़े। अगर इस बारे में बात होगी तो दर्द होगा। जैसे इन सर ने बात करी थी तो दर्द था, हम महसूस कर सकते हैं उनकी बात में कितना दर्द है। जैसा कि सच्चिदानंद जी ने कहा कि एक अवसर प्रधानमंत्री ने दिया इस दिन को याद करने का, इस त्रासदी को याद करने का, लेकिन जो भुक्तभोगी थे, जो इस पीड़ा को, इस दर्द को सहकर सब कुछ अपना वहीं पर छोड़कर जब भारत आए, तो उन्होंने अपने बच्चों को कैसे उनका लालन पोषण किया और क्या कुछ कहा, वो कहानी भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मेरी बात हो रही थी कार्यक्रम शुरू होने से पहले, और आपने कहा कि हमारे घर वालों ने, मम्मी ने, पापा ने कभी दर्द बयान नहीं किया उस दौरान का। लाहौर की, वहाँ के पाकिस्तान के, पंजाब की अच्छी अच्छी बातें ही आपको बताएं। हमेशा अपनी बचपन की, नानके जाने की ऐसी कहानियाँ सुनाते थे, या वहाँ की खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताते थे। मेरे ख्याल में 70th एनिवर्सरी वाले दिन कुलदीप नायर जी की इंटरव्यू देख रहे थे, और कुलदीप नायर जी ने कहा
कि हम भी उसमें शामिल थे डिसाइड करने के लिए कि क्या कहाँ जाना चाहिए। तो कहते हैं हमने सोचा पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं आ रहा, इसलिए चलो लाहौर दे देते हैं। तो पहली बारी मैंने अपनी मदर के मुंह से सुना कि तुमने तो शहर दे दिया जैसे तुम्हारी अपनी मलकियत थी, पर हम सबकी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। सारी जिंदगी हमारी स्ट्रगल में ही निकल गई। लेकिन उन्होंने सब कुछ भुला दिया आपके घर वालों ने और एक नए सिरे से शुरुआत की। उन्होंने कभी भी जो पेनफुल मोमेंट थे उसके बारे में कभी बात ही नहीं करी थी। वो सिर्फ पॉजिटिव बातें करते थे। ये जब कोविड लॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ और क्योंकि मैं भी तब काम नहीं कर रही थी, हम दोनों को ज़्यादा समय मिला माता जी को और मेरे को इकट्ठे बैठने का और बातें करने का। तो बहुत सी बातें निकल के आईं और उसमें मेरे को पता चला कि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी लाहौर से बाहर गए हुए थे। जब वो रेलवे स्टेशन पे वापस आए तो टांगे वाले ने उन्हें बताया कि उनके पिताजी को मार दिया गया है। तो वो जवान खून लड़ना चाहते थे, पर टांगे वाले ने कहा नहीं, तुम लड़ने की बात मत करो। उन्होंने कहा अपनी माँ और बहनों को लो और निकल जाओ यहाँ से। तो वो ऐसे वहाँ से निकले। उन्होंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार तक नहीं किया, वो बॉडी को भी रिट्रीव नहीं करने गए। लेकिन क्या ये बात सही है जो अभी अब हम बात कर रहे हैं और आप बीते दिनों को याद कर रहे हैं और आपके घर वाले याद करके उस पीड़ा को किस मनस्थिति में रहे होंगे, वो भी किसी से छुपा नहीं है। क्या ये बात सही है कि अगर ज़ख्मों को कुरेदा जाएगा तो दर्द ही होगा और वो दर्द आप महसूस कर रहे हैं? क्या नहीं बताना चाहिए ऐसी बातों को? मेरे ख्याल में इससे पहले बताना चाहिए था। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सी मुश्किल टाइम आते हैं, क्योंकि जो हमेशा, जैसे मेरे नाना जी थे, उनका अपना गुरुकुल था। वो काशी के पढ़े हुए पंडित थे, अपना गुरुकुल था जहाँ पे उनके पास स्टूडेंट्स रहते थे जो हमेशा ऐसे देना जानते थे। उनको लाके आप रिफ्यूजी कैंप में रख रहे हो, उन लोगों से नहीं, वो ले नहीं सकते थे। उन्होंने कभी, बच्चों ने, उनके दोनों बड़े बेटे जाके ठप्पा मारना शुरू किया था कि हमने ऐसे हाथ करके नहीं लेना है। लेकिन ये सही बात है कि इस दर्द से निकल के भी और अपने ही मुल्क में रिफ्यूजी कहलाने के बावजूद भी आप लोगों ने मेहनत की, मशक्कत की और अलग अलग क्षेत्रों में मुकाम हासिल किया, उसके लिए तालियां जरूर बनती है। भूषण जी, क्या आपको लगता है कि नई पीढ़ी को सीख देने के लिए इस दिन को याद करना बेहद आवश्यक है? और जो हम लोगों ने भूतकाल में जो भूलें की हैं, उससे अगर आपको बचना है तो आपको सच और सत्यता का पता होना ज़रूरी है। क्या ये बेहद आवश्यक है? ये है तो बहुत आवश्यक ही है, क्योंकि जितना कष्ट और जितने दर्दनाक सीन हम लोगों ने देखे। मेरी उम्र उस वक़्त 11 वर्ष की थी। शुजाबाद एक तहसील थी ज़िला मुल्तान की, वहाँ मैं 6th क्लास में था। कोई ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन सुना करते थे, माता पिता बैठते थे, ओवर हेयरिंग करते थे। आज वहाँ कट गई, आज हमारी बस का ये हो गया, खेत में दादाजी जा रहे थे, उनके साथ ये हो गया। और जैसे ही 14 अगस्त 15 अगस्त नज़दीक आई, उस वक़्त ये एहसास होने लगा कि अब हमें ये मकान छोड़ने पड़ेंगे। पहले हमें ये मालूम नहीं था कि हम यहाँ से जाएंगे, बिल्कुल नहीं था। कितने साल के थे आप? 11 साल के जी। और डेली कोई ना कोई लाशें आसपास के लोगों की आती थीं। सबसे बड़ी दुर्घटना ये हुई उस वक़्त कि हमारी 3 बसें शुजाबाद के पास एक जलालपुर पीर वाला था, वहाँ किसी सामाजिक काम के लिए गई थी। 3 बसें जब वहाँ से वापस आ रही थी शुजाबाद की तरफ,
एक षड्यंत्र के अंतर्गत तीनों बसों के जितने भी यात्री थे उनको मार दिया गया या जवान लड़कियों को उठाकर ले गए, और बड़ी मुश्किल से 3 लोग बच के घसीटते हुए पकड़ते हुए टायर के नीचे वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने ये सारी कहानी बताई। ये इतना दिल दुखता था कि इन लोगों को हो क्या गया है, इन्होंने क्या कसूर किया इन्होंने कि वहाँ गए हुए हैं, सारे ब्राह्मण थे और कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। 7-8 दिन जो सुरक्षित रह पाए, मेहता जी ने ये घटना बताई थी, वो एक मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने आश्रय दिया, और आश्रय दिया ही नहीं बल्कि आपका बचाव भी किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे, और अगर इस त्रासदी की बात करें तो इस त्रासदी से पीड़ित दोनों पक्ष थे। जो भारत के क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम थे उनके साथ भी ऐसा हुआ, तकरीबन 71-72 लाख मुस्लिम वो भी पलायन करके पाकिस्तान पहुंचे, और पाकिस्तान के क्षेत्र में रहने वाले हिंदू भी पलायन करके इतनी ही संख्या में, जो मतलब आंकड़े मौजूद हैं, वो भारत पहुंचे। तो पीड़ित तो दोनों पक्ष थे, ऐसा नहीं था कि एक ही पक्ष पीड़ित था। इसलिए ये सच्चाई जानना और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है क्या? बिल्कुल। देखिए, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। सारा पैसा जो मेरे पिताजी अपने दोस्त के पास रख के आए थे, हमें अगले दिन कैंप में मिल गया, लेकिन ट्रेन में सब लूट लिया उन्होंने। हमारे पिताजी के पास 234 रुपये सिर्फ रह गए थे। मेरे पास कमीज़ भी नहीं थी, खून से भर गई थी, उतार के मैंने फेंक दी। हॉस्पिटल में एक जूनियर स्टाफ हिंदू था, उसने मुझे कमीज़ दी। मेरे फैमिली के 11 फैमिली मेंबर्स मेरे सामने मारे उन्होंने। पूरे हड़कंप के बीच, उस पूरी त्रासदी के बीच, उस पूरे दर्द के बीच दर्द बांटने वाले भी कम नहीं थे। मल्होत्रा जी, समय समाप्त हो रहा है, चलते चलते हम जानना चाहते हैं कि ये जो दर्द भरी दास्तां है, उससे क्या हम सीख लेकर एक ज़्यादा मजबूत राष्ट्र बन सकते हैं? क्योंकि सच्चाई से भागकर कोई मजबूत इंसान नहीं बन सकता, और मजबूत इंसान ही एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। ये कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये चीज़ें याद तो रखनी पड़ेंगी। मैंने तो यहाँ तक देखा है, जो वहाँ से भारत भी आ गए, ट्रेन के ऊपर बैठे हैं, ऊपर से ही उनके सिर कट गए। जालंधर के स्टेशन पे मैं खुद था, अपनी आंखों से देखा था कि जैसे वो ट्रेन के छत पे चढ़े थे, जैसे वो पाइप से, पानी भरने वाले पाइप से टकराए, वहाँ पर ही सब नीचे आके लाइनों के नीचे आ गए। तो त्रासदी तो यहाँ तक हुई है, जो यहाँ भी आ गए वो यहाँ भी आके उन्होंने सफर किया। कृष्णानंद जी, इसलिए भी आवश्यक है सच्चाई से रूबरू होना। क्योंकि देखिए, 2-3 तथ्यों को हमें ध्यान रखना चाहिए इस सब में। पहली बात तो यह है कि ये 2-4-10 दिन की बात नहीं थी। ये जो सारा अभियान चला है, ये लगभग 2-2.5 वर्ष चला है। 2-2.5 वर्ष। ये आरंभ हुआ था 16 अगस्त 1946 को। इसलिए इसका स्वतंत्रता से कोई संबंध नहीं है, स्वतंत्रता दिवस से। और घोषित करके चला था कि 16 अगस्त से हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे, और ये 29 जुलाई को घोषित किया गया था। 16 अगस्त तय करके किया गया था, और ये 1948 के मध्य तक चलता रहा है। ये चल रहा था, जो हुआ वो उसकी घटनाक्रम तो हम लोगों ने एक के बाद एक जान लिया है। अब इस दिवस को मनाने से क्या कुछ लाभ हो सकता है, क्या पीढ़ी मजबूत हो सकती है, उसके विषय में एक टिप्पणी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। जी। देखिए, ये इसको मनाने से सबसे बड़ा लाभ ये है, अपने इतिहास का पुनर्स्मरण। देश के इतिहास में अनेक बार उत्थान भी हुए, अनेक बार पतन भी हुए हैं। जो पतन हुए वो क्यों हुए, उससे हम शिक्षा ले सकें। विभाजन हुआ तो क्यों हुआ, किन लोगों की दुर्बलता के कारण हुआ, ये हम शिक्षा ले सकें। किन लोगों का क्या कर्तव्य था, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, ये हम जान सकें, ताकि अगली पीढ़ी के लोग जब उस स्थान पर आएंगे तो वो अपने उस कर्तव्य का ठीक निर्वाह करें। क्या इस पूरे विषय को, इस त्रासदी को स्मृति दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा के बाद, इस दिवस को मनाने को लेकर क्या
धर्मनिरपेक्षता को लेकर कोई सवाल खड़ा हो जाता है, या फिर कोई धर्म को लेकर एक खाई जो है वो कहीं खुदी हुई नजर आती है? ऐसी कोई खाई नज़र नहीं आती और ऐसी खाई होना नहीं चाहिए। ये इतिहास है, इतिहास से सबक लेना है। भारत धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और भारत का जो ताना बाना है वो वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि ये हमारे भारत का संवैधानिक ढांचा है। उसमें कहीं कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, लेकिन उससे सीखने की आवश्यकता है। हमें हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए, हमारी एकता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भी सबका जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी कभी इस दिवस को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तब भी बार बार इस बात का आग्रह किया जा रहा है कि हम अपना जो मूल ताना बाना है उसको ठेस न पहुंचे, किसी और वर्ग को, किसी और संप्रदाय को, किसी और समुदाय को ठेस न पहुंचे। हम अपने दर्द को बांटें, अपने दुख को व्यक्त करें। और इस पूरे विषय को किसी धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जैसा कि कहा कि प्रताड़ित दोनों पक्ष थे, दोनों जगह थे, और बचाने वालों में भी हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो इस पूरे विषय को, इस पूरे विभाजन त्रासदी स्मृति दिवस को लेकर कोई ये सवाल नहीं होना चाहिए कि किसी एक धर्म विशेष के चश्मे को जो है देखने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। इसमें ये जरूर लाइए कि शरणार्थियों ने, रिफ्यूजियों ने बहुत मेहनत परिश्रम करके अपने पैरों पे खड़े हुए, ये बहुत क्रेडिटेबल है, बहुत क्रेडिटेबल। और सबसे बड़ी बात यह है, त्रासदी की बात यह भी है कि आज भी कुछ लोग उन लोगों को रिफ्यूजी कहा करते हैं। जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उसे रिफ्यूजी क्षेत्र कहा जाता है। इससे हमें बचना चाहिए, बल्कि जिस पौरुष के साथ सारी त्रासदी को भूलकर, सारे दर्द को, सारी पीड़ा को पीकर ये लोग आगे बढ़े हैं और देश निर्माण में सहयोग दिया है, उसे हमेशा याद रखना होगा। आज के लिए आवाज़ देश की में इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा, नमस्कार।